Hello students, welcome to Aryan पढ़ाकू. I am your biology mentor स्मृति पांडे. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायो का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है, मसल्स का इनमें क्या रोल है और कैसे कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में रहती है, कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन हमें देखना है और वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. सो देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन एंड एक्सप्लेन द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल. कह रहे हैं आप मेंशन करिए और एक्सप्लेन करिए मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टी. तो मसल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कभी कभी जैसे एक्साइटमेंट होता है, लाइक किसी ने अगर आपको कुछ दिया तो आप उसको लेने के लिए हाथ बढ़ा देते हो, या फिर कुछ कहीं से आ रहा है कैच करने के लिए आपने, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो क्रिकेट में बॉल कैच कर लेते हैं, या कोई चीज़ कोई थ्रो कर रहा है तो वो हम लोग कैच कर लेते हैं. तो ये सब कैसे होता है? दैट इज़ बाय मसल्स. हमारी मसल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उसके साथ हमारा उनके साथ जो कंट्रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो सी आंसर. सबसे पहले है जो स्पेशल प्रॉपर्टी मसल्स की है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी. अब इसमें क्या होता है, मसल्स देखो शॉर्टन होते हैं, लाइक हमने ऐसे किया ऐसे किया, तो बॉडी की जो मसल्स हैं रिलैक्स पोजीशन में आ जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक बार जा रहे हैं फिर वापस आ जा रहे हैं अपने नॉर्मल पोजीशन में. जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो हमारे हाथ पैर सब एकदम नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं ना. तो ये यहीं पे कह रहे हैं द सेल्स ऑफ मसल कैन बी शॉर्टन कंसीडरेबल एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल रिलैक्स्ड स्टेट. अपने ओरिजिनल रिलैक्स स्टेट में आ जाने को ही यहाँ पे बात कही जा रही है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की. दूसरी बात आती है एक्साइटेबिलिटी. इसका मतलब जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है हम लोग उसी का यूज़ करते हैं. लाइक एनर्जी स्टोर है तभी हम कोई चीज़ हैंडल कर पा रहे हैं, कोई चीज़ पकड़ पा रहे हैं या कोई चीज़ कैच कर पा रहे हैं. सो इट इज़ ड्यू टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो कैसे होता है? ड्यू टू एनर्जी. एनर्जी जो प्रेजेंट होती है, स्टोर होती है, उसी की वजह से तो एक्साइटेबिलिटी होती है. दैट इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी. इसमें मेजर जो पोर्शन आता है जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. And the next is muscle also possess property of extensibility and elasticity because of protein, actin and myosin. देखो मसल्स क्या करते हैं? एक्सटेंसिबिलिटी शो करते हैं और इलास्टिसिटी शो करते हैं. एक्सटेंशन हो जाता है ना, लाइक जैसे हम लोग कोई चीज़ पकड़नी हो तो एक्सटेंशन कर लेते हैं. इलास्टिक हो जाती है, कभी कभी हाथ नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है. डांस जो लोग करते हैं उनके मसल्स देखिए कितने इलास्टिक होते हैं. जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो इन सब लोगों की बॉडी के जो मसल्स होते हैं ये ऐसे होते हैं, तभी हम लोग ये सारे फंक्शंस कर पाते हैं. इलास्टिक होते हैं तभी. फाइन. अब इसमें होता क्यों है? बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होता है और उस प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन. इन प्रोटीन के प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग इलास्टिसिटी शो करते हैं अपने मसल्स में. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्केलेटल मसल एंड अ कार्डिक मसल? देखो डिफरेंस बताना है स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल का. स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल. चलिए, स्केलेटल मसल जहाँ हमारे स्कल्स होते हैं, स्केलेटन होता है, वो जहाँ से अटैच होते हैं वो. और कार्डिक मसल वो जैसे जिस पे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट इज अ कार्डिक मसल. ओके, डिफरेंस देखना है बच्चों. तो डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टेबुलर फॉर्म में ही डिफरेंसेस को लिखेंगे, ऐसे नहीं, पॉइंट वाइज नहीं लिखिएगा, क्योंकि ऐसे विजुअलाइज होता है और अच्छे से डिफरेंसेस समझ में आते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, और इस पर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं या फिर पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं. सो लेट्स सी, स्केलेटल मसल की बात करें तो ये कहाँ फाउंड होते हैं? इट इज फाउंड इन लिम्स, टंग, ऑल पार्ट इन एसोसिएशन विद द स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के जो स्केलेटन से रिलेटेड बॉडी पार्ट होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ स्कल्स तो होता नहीं है, स्केलेटन होता नहीं है, वहाँ पे मसल्स भी तो होते हैं, तभी तो हम लोग उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं. सो जितने भी पार्ट एसोसिएटेड हैं विद द स्केलेटन वहाँ सब जगह स्केलेटल मसल्स होते हैं. और कार्डिक मसल जो होते हैं इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट एंड लार्ज वेन. जो हार्ट की वॉल होती है वहाँ पे, और जो वेन्स होते हैं, लार्ज वेन्स होते हैं, वहाँ पे हमें कार्डिक मसल मिलते हैं. तभी तो कार्डिक से ही हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी, जो कार्डियो की प्रॉब्लम होती है वो
हार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो कार्डियोलॉजी और कार्डिक या फिर कार्डिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें रिलेटेड टू हार्ट होती है। नाउ नेक्स्ट बात करें तो फाइबर्स आर अनब्रांच्ड। स्केलेटल मसल के जो फाइबर्स होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। और कार्डिक मसल के जो फाइबर्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग होती है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, लेकिन कार्डिक मसल यूनि न्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। नो ऑब्लिक ब्रिज एंड इंटरकैटेलेटेड डिस्क। कोई ऑब्लिक ब्रिज और इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ नहीं होता, और यहाँ पे ऑब्लिक ब्रिज और इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे देखें तो ये फटीग हो जाते हैं, स्केलेटल मसल्स में थकान हो जाती है, जैसे हमारी इन मसल्स में थकान हो जाती है, पैरों में जब हम लोग दौड़ते हैं या बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो वहाँ पे थकान हो जाती है, या कुछ ज़्यादा वर्क कर लें तो थक जाते हैं हम लोग, तो ये फटीग हो जाते हैं, मतलब थकावट हो जाती है। लेकिन कार्डिक मसल्स आप सोचिए कभी नहीं थकते। जो हमारी हार्ट की बीटिंग हो रही है, पंपिंग हो रही है, तो अगर कार्डिक मसल्स थकने लगेंगे तो हमारे वेन्स, हमारे हार्ट कैसे काम करेंगे, है ना? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, या कहे तो इंसान ही खत्म हो जाएगा, हार्ट बीटिंग रुक जाए तो। सो इट नेवर गेट्स फटीग। क्लियर? सिंपल सी चीज़ है। नाउ इट इज़ वॉल्यूंटरी इन नेचर। ये वॉल्यूंटरी होते हैं, वॉल्यूंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में होते हैं, कि हम लोग जहाँ चाहें इनका मूवमेंट करा सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट कार्डिक मसल जो होते हैं दे आर इनवॉल्यूंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि अगर हम चाहें तो मेरा हार्ट बीट करे और अगर हम चाहें तो मेरा हार्ट बीट ना करे, अगर हम चाहें तो ब्लड वेन से फ्लो हो और ना चाहें तो ना हो, ऐसा तो नहीं होता। सो दैट इज इनवॉल्यूंटरी। ये क्या हुए? इनवॉल्यूंटरी हो गए, मतलब इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये कंटिन्यूअस खुद ब खुद होते रहते हैं। फाइन, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्कोलेमा, सर्कोप्लाज्म एंड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेफर टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी। कह रहे हैं जो सर्कोलेमा, सर्कोप्लाज्म और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक पर्टिकुलर टाइप के सेल हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। ओके, विच इज दी सेल एंड टू व्हाट पार्ट ऑफ दैट सेल डू दीज नेम्स रेफर टू। कह रहे हैं ये कैसे सेल्स होते हैं और किस पार्ट से इनका नाम रेफर किया जा रहा है। चलिए इजी क्वेश्चन है, बता लेते हैं। तो ये जो सेल होते हैं ये मसल्स होते हैं, इनके नाम जो अगर हम लोग कहें तो सर्कोलेमा की बात करें तो ये कहाँ से होते हैं, दैट इज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ से फॉलो करते हैं, उनके फॉलोइंग पार्ट जो हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर्कोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें तो ये साइटोप्लाज्म, और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सिंपल नाम है, याद हो जाएंगे। सर्कोलेमा बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सर्कोप्लाज्म बाय साइटोप्लाज्म एंड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इजी है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो यहाँ पे हमें बताना है राइट, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। अच्छा, हमें ट्रू और फॉल्स भी बताना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसका ट्रू रीजन भी बताना है। सो यहाँ कह रहे हैं एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट। दूसरा कह रहे हैं एज जोन ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। देखो पहला तो ट्रू है, दूसरा अगर बात करें कि एज जोन ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं थिक और थिन फिलामेंट दोनों पे, तो नहीं भाई दोनों पे नहीं होते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीजन लिखा है, ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं थिक फिलामेंट पे, तो थिन वाला गलत हो गया, मतलब कि ये यहाँ पे है थिन फिलामेंट, ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन अ मसल फाइबर कैल्शियम आयन इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। कह रहे हैं मसल फाइबर में कैल्शियम आयन जो होता है ये स्टोर्ड होता है न्यूक्लियस में। ओके, देखिए ये भी फॉल्स है, कैल्शियम आयन न्यूक्लियस में नहीं स्टोर्ड होता है, कैल्शियम आयन स्टोर्ड होता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फाइन, इन मसल फाइबर कैल्शियम इज स्टोर्ड इन अ सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन 2F एक्टिन। जो पतली फिलामेंट होती है मायोफाइब्रिल की, ये कंटेन करती है 2F एक्टिन।
तो ये भाई बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमें फर्स्ट ट्रू मिला एंड फोर्थ ट्रू मिला, बाकी ये दोनों फॉल्स हैं और इसको हम लोगों ने सही कर दिया है। क्लियर? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का भी है और वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमारी अरिहंत की बुक का भी है। ये बता दे रहे हैं हम आपको किस पेज पे मिलेगा। सो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 140 पे, यहाँ पे। ठीक, ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये तो आंसर है। नाउ नेम 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेरोमायोसिन। 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट बताने हैं मेरोमायोसिन के। बता लेंगे हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ है नहीं। सो जो 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं मेरोमायोसिन के वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म कॉल्ड हैवी मेरोमायोसिन, जिसे हम लोग HMM भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हैवी मेरोमायोसिन। ग्लोब्यूलर हेड होते हैं और शॉर्ट आर्म होते हैं इनके। टेल कॉल्ड द लाइट मेरोमायोसिन, और जो इनकी टेल होती है ना, इसे हम लोग कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन, LMM। ध्यान रखिएगा नाम। जो ग्लोब्यूलर हेड है विथ शॉर्ट आर्म, इसे हम लोग कहते हैं हैवी मेरोमायोसिन, HMM, और टेल जो होती है दैट इज लाइट मेरोमायोसिन, LMM। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इसमें हमें इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताने हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के। ये भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है और हमारी इस अरिहंत की बुक में भी दिया हुआ है। सो सबसे पहले देखिए क्या होता है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स जब फंक्शन करते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले स्टिमुलेशन होता है। अब स्टिमुलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी फंक्शन करना होता है तो ऐसे खुद ब खुद तो हो नहीं जाता है, उसे वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है, वहाँ से नर्व्स हमें मैसेज भेजती हैं, न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं, उसके बाद ही कोई फंक्शन हो पाता है। लेकिन ये इतना सडन होता है कि हम लोग सोच भी नहीं पाते, तुरंत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग का मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है और हम लोग उसके क्लोज जा रहे हैं, तो जैसे ही फील होता है कि गर्म है, हम लोग अपना हाथ फट से खींच लेते हैं, या जब हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तब हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये कैसे होता है, आपने सोचा है? तुरंत मैसेज भेजता है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं तुरंत सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे मैसेज भेजते हैं और वहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। लेट्स सी, सबसे पहले आपका स्टिमुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, नर्व इम्पल्स अराइव्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड रिलीज ऑफ एसिटोकोलिन टेक्स प्लेस। देखो, नर्व इम्पल्स अराइज होते हैं एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर? वो वहाँ पे अराइव होते हैं और रिलीज करते हैं एसिटोकोलिन को, जो कि खुद मतलब वहाँ पे जगह बना लेता है। स्प्रेडिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू मसल फाइबर। स्प्रेडिंग होती है एक्शन पोटेंशियल की, जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्प्रेड हो जाता है कि अब आप एक्शन कर सकते हो। नाउ द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। इसके बाद क्या होता है, कैल्शियम आयंस का रिलीज हो जाता है। कहाँ से होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर के पास रिलीज हो जाते हैं। कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म पे मसल फाइबर के। क्लियर? तो ये स्टिमुलेशन का प्रोसेस है। इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्शन। स्टिमुलेट हो गया, अब कॉन्ट्रैक्शन करना है। सो एटीपी जॉइन टू मेरोमायोसिन हेड दैट हाइड्रोलाइजेस इनटू एडीपी एंड पाई रिलीजिंग एनर्जी। एटीपी ज्वाइन करते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ज्वाइन करते हैं किसको, मेरोमायोसिन के हेड को, मेरोमायोसिन के हेड को ज्वाइन करते हैं और वो हाइड्रोलिसिस करता है एडीपी का और पाई का, ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके। एनर्जी रिलीजिंग होते ही हैं तो ये एनर्जी रिलीज कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, विच इन टर्न रेज हेड टू हाई एनर्जी स्टेट। हेड क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट पे होता है। द हेड जॉइंस एक्टिव साइड ऑन एक्टिंग फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस प्रोसेस में एटीपी जो होते हैं ये ज्वाइन करते हैं मेरोमायोसिन हेड को और वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एटीपी का एडीपी और पाई में, ताकि वो एनर्जी रिलीज हो जाए। उसके बाद इसकी वजह से रेज हो जाता है हेड का हाई एनर्जी स्टेट में। फाइन, अब एडीपी और पाई जो होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं एंड हेड रिटर्न टू लो एनर्जी स्टेट।
और हेड क्या हो जाता है, लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है। एडीपी और पाई रिलीज हो जाते हैं और हेड वापस लो एनर्जी स्टेट में वापस आ जाता है। भाई जो एनर्जी थी उसने उसको यूज कर लिया, अब इसके बाद क्या बचा, एनर्जी है ही नहीं तो खुद को वो लो कर लेता है वो एनर्जी, यानी तो वो काम कैसे करेगा, सिंपल सी चीज है। क्लियर, तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद देखिए, एक्टिन फिलामेंट इज thus pulled towards center sarcomere and a new ATP join head detaching it from actin filament. एक्टिन फिलामेंट देखो पुल टूवर्ड द सेंटर, उसको पुल कर दिया जाता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कोमियर। उसके बाद एक न्यू एटीपी ज्वाइन करता है हेड को, एक नया एटीपी आ जाता है, वो हेड को ज्वाइन कर लेता है और फिर वो डिटैच हो जाता है एक्टिन फिलामेंट से। क्लियर, इसके बाद above mentioned steps are thus repeated many times during one contraction to draw the thin myofilament further inward. ये प्रोसेस कई बार रिपीट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो एटीपी आ रहा है, फिर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, फिर लो एनर्जी हो जा रही है ना, एडीपी और पाई हो जा रहे हैं, फिर एनर्जी लो हो जा रही है तो हेड स्लो डाउन हो जा रहा है, फिर एक्टिन फिलामेंट आ रहा है, उसको सेंटर की तरफ पुल कर रहे हैं, उसके बाद न्यू एटीपी ज्वाइन कर ले रही है हेड वाले पार्ट को, देन ये डिटैच हो जा रहे हैं एक्टिन फिलामेंट से। तो अब ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है ये कई बार रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन पे, ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन टू ड्रॉ द थिन मायोफिलामेंट फर्दर इनवर्ट। इसके बाद कई बार ये प्रोसेस होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें जो थिन मायोफिलामेंट होता है ये इनवर्ट आ जाता है। क्लियर, तो ये प्रोसेस होता है जब हम लोग मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है और हम लोग कितनी इजीली कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम का रोल क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये हमें बताना है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, अब वही हमें रोल बताना है। सो कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के, बिकॉज ये बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन को, ट्रोपोनिन को बाइंड करते हैं ताकि वो अनमास्क या एक्सपोज हो सके एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन बाइंडिंग। देखो ये क्या करते हैं, कैल्शियम जो होता है बेसिकली अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब ये इसका काम क्या है, मेनली इसका काम जो है ये बाइंड करता है ट्रोपोनिन को, ट्रोपोनिन को बाइंड करता है ताकि वो अनवाइंड हो सके, अनमास्क हो सके, एक्सपोज हो सके, खुल जाए द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन बाइंडिंग। जो एक्टिव साइट है एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग के लिए वो वाली, ताकि वहां पे जाके मायोसिन की बाइंडिंग इजीली हो सके। उसके बाद by utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now bind to the exposed active site on actin to form a cross bridge. अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो गया, मायोसिन ओपन हो गया, मायोसिन की बाइंडिंग के लिए ओपनिंग हो गई। उसके बाद जब जैसे ही ये एनर्जी को यूज कर लेते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये एनर्जी यूज कर लेते हैं। नाउ जो मायोसिन का हेड होता है वो बाइंड कर लेता है एक्टिव एक्सपोज साइट ऑन एक्टिन। यहाँ जो मायोसिन का बाइंडिंग एक्सपोज साइट था ये बाइंड कर लेता है एक्टिन से और ये फॉर्म कर लेते हैं एक क्रॉस ब्रिज। लाइक अगर दो चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं तो वो ब्रिज ही तो बना लेती हैं। लाइक अगर हम कहें ये मेरे दोनों फिंगर्स अगर जुड़ रहे हैं तो दैट इज अ टाइप ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज बन गया ये। यही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो मायोसिन का जो हेड होता है वो बाइंड कर लेता है जो एक्टिन की एक्सपोज साइट है, ओपन साइट है, वहां से इसकी बाइंडिंग हो जाती है और ये बना लेते हैं क्रॉस ब्रिज, एक ब्रिज बना लेते हैं। क्लियर, उसके बाद देखिए these pulls the attached actin filament toward the center of A band and the Z line attached to these actin are also pulled inward thereby causing contraction of muscles. See, इसके बाद क्या होता है, ये जो पूरा का अटैचमेंट हो रहा है इसके बाद ये अटैचमेंट पुल कर देता है इनवर्ड। किसको पुल करता है, एक्टिन फिलामेंट को, ताकि वो सेंटर की तरफ जा सके और जहाँ पे ए बैंड का फॉर्मेशन हुआ है और जेड लाइन जो है वहाँ से ये अंदर जा सके और यहाँ पे ये अटैच हो जाते हैं एक्टिन से। ए बैंड और जेड लाइन ये दोनों अटैच हो जाते हैं एक्टिन से और उसको इनवर्ड्स अंदर की तरफ खींचते हैं जिससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। गॉट इट। ओवरऑल अगर देखें तो ये जो पुल हो रहा है
ये जहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन जा रही है, तो ये पुल कर देते हैं एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड एंड जेड लाइन। क्लियर? उसके बाद ये अटैच हो जाते हैं एक्टिन से। एक्टिन से अटैच होने के बाद ये सब अंदर की तरफ आने लगते हैं, अंदर की तरफ इसको खींचने लगते हैं। अब खींचने की वजह से क्या हो रहा है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे कैल्शियम जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ डज अ मसल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ड्यूरिंग रिलैक्सेशन? मसल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे आ जाता है रिलैक्सेशन के टाइम पे? ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल। हमें एक डायग्राम भी बनाना है जिसमें मसल्स का रिलैक्सेशन शो करना है। व्हाट कॉज मसल फटीग? मसल फटीग भी बताना है कि क्या होता है, कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डज अ मसल रिटर्न टू, हाउ डज अ मसल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। ऑल्सो ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल। यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम आयन होता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, कैल्शियम आयन का कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो क्विकली बैक हो जाते हैं, पंप बैक हो जाते हैं टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। ये बात समझ में आई? कैल्शियम आयन जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्विकली पंप बैक हो जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के पास। अब इसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं, जो एक्टिव साइट्स होते हैं उसकी ब्लॉकेज हो जाती है ऑन एक्टिन मायोफिलामेंट, ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन मायोफिलामेंट। फाइन। नाउ जो जेड लाइन होती है ये रिटर्न कर जाती है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, जिसका कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो इनवर्ट्स आ रहे थे वहां ये ओरिजिनल अपने पोजीशन पे आ जाती है, कॉजिंग मसल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसे ही हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये जेड लाइन की बात हो रही है, तो जेड लाइन यहाँ से जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर वापस जब ये अपने पोजीशन पे आ जाती है तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि रिलैक्स्ड पोजीशन में आ गए हैं। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है मसल्स में फटीग कैसे होती है? व्हाट कॉज मसल्स फटीग? देखो क्या होता है, जब हम लोग मसल्स को बार बार यूज कर रहे हैं मतलब काम कर रहे हैं, अपना बहुत सारा काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे आप स्किपिंग करो, दौड़ो, तो यहाँ पे कभी कभी पेन होने लगता है, या कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करो तो यहाँ पे पेन होने लगता है, या फिर थाइस में पेन होने लगता है, पैरों में पेन होने लगता है, या कभी कभी मतलब बॉडी के अदर मसल्स में भी पेन होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक्चुअली होता ये है इसमें कि जब हमारी जो मतलब हम लोग ये सब एक्टिविटीज करते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब बॉडी एनर्जी तो यूज़ कर रहा है, मसल्स एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। अब सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वो फटीग फील करने लगते हैं, थकान हो जाती है। क्लियर? देखते हैं। सो रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। क्लियर? सो जो रिपीटेड एक्टिवेशन होते हैं, जैसे जो लोग डांस करते हैं और जो लोग बहुत वर्कआउट करते हैं, जो लोग खेलते हैं, मतलब जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी अगर हम लोग देखें तो ये जो रिपीटेड एक्टिवेशन होते हैं, रिपीटेड वर्क हम लोग करते हैं, तो इसकी वजह से मसल्स में एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम विच कॉजेस फटीग। क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम बताएं ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है और वहां पे एनारोबिक कंडीशन आ गई, तो एनारोबिक कंडीशन में जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो वही ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं लैक्टिक एसिड, और इसी की वजह से फटीग फील होता है, कॉजेस फटीग। क्लियर? समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा नहीं है। सिंपल ये है कि मसल्स को जितना काम करते हैं उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और उसी की वजह से फटीग फील होने लगते, थकान फील होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। राधा वॉज रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल एट अ ग्रेट स्पीड फॉर 15 मिनट continuously. She stopped the treadmill and abruptly come out for the next few minutes. She was breathing heavily fast. Answer the following question.
देयर इज अ गर्ल राधा, वो ट्रेडमिल पे रन कर रही है। 15 मिनट्स तक रन करने के बाद उसने ट्रेडमिल को बंद कर दिया है और कुछ देर के लिए नीचे आ गई, मतलब ट्रेडमिल से उतर गई। सो व्हाट हैपेंड टू हर मसल व्हेन शी स्ट्रेनोसली एक्सरसाइज्ड? क्या हो रहा है उनके मसल्स के साथ जब वो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर रही हैं? हाउ डिड हर ब्रीदिंग रेट चेंज? ब्रीदिंग रेट चेंज कैसे हो गई? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वही बात हो गई, जो मसल्स का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से थकान फील होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। दैट्स वाई सी बाई कंटिन्यूअस एक्सरसाइज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द मसल इंक्रीज। जो मेटाबॉलिज्म है वो तो बढ़ गया। नाउ विच लीड टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होने लगता है ना, लेकिन बॉडी को उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। ऑक्सीजन और एटीपी का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया। टू मीट दिस डिमांड ब्लड सप्लाई टू मसल इज ऑल्सो एनहेंस। अब इस डिमांड को मीट करने के लिए क्या होगा भाई? जब किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसकी डिमांड को फुलफिल करना होगा। तो अब उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगता है। दूसरा था increased consumption of oxygen and increased production of carbon dioxide stimulates the respiratory centers which causes the change of breathing rate। जो जैसे अब ये सारा फंक्शन हो रहा है तो इसमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो अब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कंज्यूम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी निकलने लगता है। जब भी हम लोग दौड़ते हैं या फिर कोई ऐसा वर्कआउट कर देते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में नहीं करते हैं, हर दिन नहीं करते हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। जैसे जल्दी जल्दी आप कहीं चल के जाइए तो वहाँ भी आपको थकान फील होने लगती है या फिर ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाती है, बिकॉज कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो फुलफिल नहीं हो पाती और जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो बॉडी जल्दी जल्दी रिस्पायर करने लगती है, हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम जल्दी फंक्शन करने लगते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी बाहर निकालते हैं और लेते हैं। क्लियर? ये सारा प्रोसेस होता है, दैट्स वाई ब्रीदिंग रेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब जब आप भी दौड़िएगा तो आप इस पे जरूर फोकस करिएगा कि क्या हो रहा है, या जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करिएगा तो आप जरूर देखिएगा कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मसल फाइबर आर रिचली फाउंड इन एक्सटेंसर मसल ऑफ द बैक? किस टाइप के मसल फाइबर हमारे फाउंड होते हैं एक्सटेंसर मसल ऑफ द बैक, बैक के एक्सटेंसर मसल में? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इनेबल दीज फाइबर टू सर्व देयर पर्पस? और कौन से कैरेक्टरिस्टिक सर्व करते हैं इस पर्पस को? चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। सो रेड स्ट्रेटेड मसल फाइबर, रेड स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो होते हैं ये फाउंड होते हैं हमारे एक्सटेंसर मसल ऑफ द बैक, जो बैक का एक्सटेंसर मसल होता है वहां पे। दूसरा क्वेश्चन था, क्या था? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इनेबल दीज फाइबर टू सर्व देयर पर्पस? ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है इन फाइबर्स की जो सर्व करते हैं हमारे इस पर्पस को? यहाँ भी क्या होता है? अबंडेंट अमाउंट में मायोग्लोबिन होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में आप कह सकते हो, मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इनेबल करते हैं और सर्व करते हैं इनके पर्पस को। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वाई इज मसल फाइबर सिंक्टम? हाउ आर मायोफिलामेंट्स अरेंज्ड इन इट? कैसे मायोफिलामेंट्स इनमें अरेंज्ड होते हैं? फाइन, चलिए बताते हैं इसका आंसर। मसल फाइबर जो होते हैं ये सिंक्टम होते हैं क्योंकि जो सार्कोप्लाज्मिक होता है ये कंटेन करते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई को, बहुत सारे न्यूक्लियाई इनमें होते हैं तो वो इसको कंटेन करते हैं। अब नाउ जो मायोफिलामेंट होते हैं ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर में मसल फाइबर में। सिंपल सा इसका आंसर था। मसल फाइबर जो होते हैं इट इज अ सिंक्टम एज द सार्कोप्लाज्मिक कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, बिकॉज सार्कोप्लाज्मिक बहुत सारे न्यूक्लियाई को कंटेन करता है। अब मायोफिलामेंट जो होते हैं उसके पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर में इन अ मसल फाइबर। गॉट इट? सो ये बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन छोटा क्वेश्चन था। नाउ व्हाट आर मसल रिजिडली लॉक्ड इन whatever position they are after death? What is the phenomena known as? अच्छा,
तो ये कह रहे हैं मसल जो होते हैं ये रिजिडली लॉक्ड हो जाते हैं उस पोजीशन में, डेथ के बाद जिस पोजीशन में इंसान होता है उसी पोजीशन में। सो व्हाट इज द फिनोमेना नोन एज, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? देखो बेसिकली अगर बात करें तो इस फिनोमेना को हम लोग रिगर मॉर्टिस कहते हैं, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिगर मॉर्टिस क्या होता है। गॉट इट? तो ये दोनों मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करके मिल सकते हैं। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सी, मसल्स को रिक्वायर होती है एटीपी की। ओके, मसल रिक्वायर एटीपी टू रिलैक्स एज वेल एज टू कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स होने के लिए भी और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए भी मसल्स को एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन एनिमल डेथ क्या होता है, जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जितनी एनर्जी होती है उसको यूज हो जाती है ना। तो अब जब एनर्जी ही नहीं बचती है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा कैसे, और ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा है, फाइन, तो वो वहाँ पे टाइट हो जाता है। कभी आप अगर किसी चीज़ की बॉडी देखिए, किसी एनिमल की अगर बॉडी डेड कर गई है, अगर कभी आपने देखा होगा या टच किया होगा तो बहुत टाइट हो जाती है, लाइक अ वुड, बहुत टाइट हो जाती है वो। क्लियर? सो ये रिजिड हो जाते हैं और उसी पोजीशन में लॉकअप हो जाते हैं, लॉक्ड हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन होती है यहाँ पे। See, muscle require ATP to relax as well as to contract. Now, on animals dead, its muscle soon exhaust ATP and lose the ability to contract or relax. जैसे ही एनिमल की डेथ होती है, इनके जो मसल होते हैं वो एटीपी को एग्जॉस्ट कर लेते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी नहीं रह जाती है उनमें। So they become rigidly locked in whether position they were when ATP get completely used up. जैसे ही ATP completely used up हो जाती है, पूरा का पूरा ATP यूज हो जाता है, तो मसल्स जिस पोजीशन में रहते हैं उसी पोजीशन में वो लॉकअप हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि वो उसके बाद हिल भी नहीं पाते। या जैसे हम लोग अगर फील करें तो हमारे फिंगर्स या हैंड्स को हम लोग फील करें तो ये टच हो सकते हैं, इधर उधर फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसमें नहीं रह पाती है। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिगर मॉर्टिस। क्लियर? इट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ डेथ। ये डेथ के टाइम को भी डिटरमाइन करता है। जैसे अगर बॉडी का पोस्टमार्टम होता है डेथ के बाद, क्राइम सीन्स वगैरह पे जो बॉडी मिलती है वहाँ पे, तो इससे पता चल जाता है कि कितने देर पहले डेथ हुई थी। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। फाइन, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। दोनों फिलामेंट में ए बैंड एंड आई बैंड, नॉन मस्कुलर एंड मस्कुलर मूवमेंट, इन तीनों में हमें डिफरेंसेस बताना है। मतलब पहले इन दोनों में, फिर इन दोनों में, और फिर इन दोनों में। गॉट इट? चलिए बताते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की, तो ये देखो ये कहाँ फाउंड होते हैं? आई बैंड पे। और ये कहाँ फाउंड होते हैं? मायोसिन फिलामेंट आपके फाइंड आउट होते हैं ए बैंड पे। क्लियर? ये कैसे होते हैं? ये पतले होते हैं, थिन होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, और मायोसिन फिलामेंट थिक होते हैं। फाइन। उसके बाद एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस आर एब्सेंट। जो क्रॉस ब्रिज हम लोग अभी एक क्वेश्चन में देख रहे थे, क्रॉस ब्रिज जो बन रहा था वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्रॉस ब्रिजेस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? ओके, it is a globular protein which with low muscular weight। ये इनका प्रोटीन कैसा होता है? ग्लोब्यूलर फॉर्म में होता है और मस्कुलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। मसल्स भी आ रहे हैं, सो मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। यहाँ पे देखें तो इनके हैवी मॉलिक्यूलर वेट होते हैं जो कि पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं। मायोसिन फिलामेंट के जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो हैवी होते हैं और इनके पास पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। एक्टिन फिलामेंट के प्रोटीन जो होते हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। क्लियर? ग्लोब्यूलर प्रोटीन, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, लो मॉलिक्यूलर वेट, हैवी मॉलिक्यूलर वेट, ये इसके डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, दूसरे पे आते हैं ए बैंड एंड आई बैंड। ओके, ये फॉर्म्ड होते हैं मायोसिन फिलामेंट से। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था ये फॉर्म करते हैं ए बैंड को, है ना। तो ये ए बैंड जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं मायोसिन फिलामेंट को, और आई बैंड जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं एक्टिन फिलामेंट को। ओके, इट गिव डार्क अपीयरेंस। इनका अपीयरेंस कैसा होता है? डार्क कलर में होता है, और आई बैंड का अपीयरेंस लाइट होता है, लाइट अपीयरेंस होता है। गॉट इट? फाइन।
ए बैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट हैज़ अ लाइट जेड जोन, एच जोन इन द सेंटर। इनका लाइट एच जोन होता है सेंटर पे, और इनके डार्क क्रॉस मेम्ब्रेन इन द सेंटर। इनके डार्क क्रॉस मेम्ब्रेन होते हैं सेंटर पे। उसके बाद देखिए, इट इज एन आइसोट्रोपिक बैंड विच possess टू टाइप ऑफ प्रोटीन। इनके पास एन आइसोट्रोपिक बैंड होते हैं जिसमें 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये आइसोट्रोपिक बैंड होता है जो possess करते हैं ओनली 1 टाइप ऑफ प्रोटीन। गॉट इट? इनके पास एन आइसोट्रोपिक बैंड होते हैं जो possess करते हैं 2 टाइप के प्रोटीन को, और इनके पास आइसोट्रोपिक बैंड होते हैं जो possess करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 टाइप के प्रोटीन को। इसके बाद है नॉन मस्कुलर एंड मस्कुलर मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पे देखें तो ये जो मूवमेंट होता है ये इंक्लूड करते हैं सूडोपोडियल एंड साइलरी मूवमेंट। जो सूडोपोडियल और साइलरी मूवमेंट होता है वो आपके आते हैं नॉन मस्कुलर मूवमेंट में, और मस्कुलर मूवमेंट में आपके आते हैं मूवमेंट ऑफ मायोफिलामेंट विद इन मसल फाइबर। मायोफिलामेंट का जो मूवमेंट होता है मसल फाइबर में वो हमारे आते हैं मस्कुलर मूवमेंट में। ओके, दे persist in the animal in some of their cell। ये एनिमल्स में होते हैं उनके कुछ सेल्स में, और ये कहाँ होते हैं? ये मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में होते हैं। ये मतलब कुछ ही एनिमल्स में होते हैं, सब एनिमल्स में नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में मस्कुलर मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ नीट स्केच। हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताना है मसल कॉन्ट्रैक्शन का विथ एक अच्छा सा बढ़िया सा स्केच बना के। चलिए, जो स्लाइडिंग फिलामेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसको सबसे पहले देखते हैं तो प्रपोज किसने किया था या दिया किसने था। सो ये जो मसल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, दैट वाज गिवन बाय 2 ग्रुप था साइंटिस्ट का, उन लोगों ने दिया था। पहला जो ग्रुप था साइंटिस्ट का दैट इज A.F. हक्सले और आर नाइडल गर्ग में। एक तो ग्रुप ये हो गया, और दूसरा जो ग्रुप था दैट इज बाई H.E. हक्सले एंड जीन मैनसन। जो जीन मैनसन और H.E. हक्सले, ये दूसरा ग्रुप था इन लोग का। गॉट इट? तो 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इन लोग को दिया था, इसको प्रपोज किया था। सो इसमें क्या होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट बिगेन विद neural signal reaches the neuromuscular junction from central nervous system via motor neuron which release acetylcholine, जो रिलीज करता है एसिटिलकोलिन को। सी यहाँ पे क्या था, ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ये स्टार्ट कैसे होता है? न्यूरल सिग्नल से, जब हमें नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है उससे। नाउ सिग्नल रीच करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें कोई चीज़ उठानी है तो हमने अपने हैंड्स को मैसेज भेजा, नर्वस सिग्नल्स को मैसेज भेजा कि गो एंड पिक अप दिस बुक, तो वो बुक उठाने जाएंगे। अब ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, वहाँ से कंट्रोल होकर चीज़ें वापस आती हैं। सो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे न्यूरल सिग्नल्स जाते हैं और ये रिच करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये पहुंच गए, वहां से इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज किया वाय मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके थ्रू ये मैसेज भेजते हैं जो कि रिलीज करते हैं एसिटिलकोलिन को। गॉट इट? इसके बाद देखिए, ये जो एसिटिलकोलिन प्रेजेंट होता है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, बाइंड करता है रिसेप्टर साइट्स ऑफ मोटर एंड प्लेट एंड कॉज इट्स depolarization which create an action potential। ओके, इसके बाद क्या होता है भाई, मैसेज पहुंच गया, केमिकल रिलीज हो गया एसिटिलकोलिन। इसके बाद ये जो एसिटिलकोलिन होता है ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो कि बाइंड कर देते हैं रिसेप्टर साइड से। ठीक है, रिसेप्टर साइड से ये बाइंड किए मोटर के एंड प्लेट के, जो मोटर का एंड प्लेट होता है उससे ये बाइंड किए और कॉज कर लेते हैं डीपोलराइजेशन कॉज कर लेते हैं, जो कि क्रिएट करता है एक एक्शन पोटेंशियल को, मतलब कोई एक्शन होने वाला है। तो आप देख रहे हो कैसे मतलब मसल्स कितनी जल्दी जल्दी मैसेज भेजते हैं, नर्वस सिस्टम कैसे मैसेज भेजता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद केमिकल रिलीज कर देता है। वो केमिकल रिलीज होने के बाद
हमारे अदर फंक्शंस में हेल्प करता है। सी यहाँ पे यही तो कहा गया है, मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ न्यूरल सिग्नल से, हमने मसल को कॉन्ट्रैक्शन भेजा, न्यूरल सिग्नल से स्टार्ट हुआ, फिर ये रिच करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये रिलीज कर देते हैं एसिटिलकोलिन एक केमिकल को। अब ये जो केमिकल प्रेजेंट होता है हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और ये बाइंड कर लेता है रिसेप्टर साइट ऑफ द मोटर। मोटर का जो रिसेप्टर साइट होता है, मोटर एंड प्लेट का जो रिसेप्टर साइट होता है उससे ये बाइंड कर लेता है और कॉज कर देता है डीपोलराइजेशन को, और इससे क्रिएट होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। इतने देर में आप सोचिए, जब तक हम आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं या आंसर समझा रहे हैं तब तक मेरे कितने मसल्स इन्वॉल्व हुए, कितना काम किया और कितने केमिकल्स रिलीज हुए, है ना। तो ये सारा मैसेज जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और वहां से सारे काम हो रहे हैं। ओके ये इंड्यूस करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, जो कि रिच करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर और रिलीज करते हैं कैल्शियम आयन को। ये जो एक्शन हुआ, एक्शन पोटेंशियल हुआ, इसके बाद ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये रिच करता है कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर। जो मसल फाइबर का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे ये एक्शन करता है और रिलीज किसका होता है, कैल्शियम आयन का रिलीज होता है। अब ये कैल्शियम आयन फिर वही काम करेंगे, कैल्शियम आयन करते हैं, बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन से और चेंज कर देते हैं शेप को। इसकी वजह से क्या होता है, चेंज द शेप ऑफ ट्रोपोमायोसिन एंड एक्सपोज द एक्टिव साइट ऑन द एफ एक्टिन। सी कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन ने बाइंड किया ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन से बाइंड करने के बाद शेप चेंज हो गया, जिसकी वजह से, शेप चेंज होने की वजह से ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये एक्सपोज हो जाता है एक्टिव साइट। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा था कैल्शियम आयन का रोल क्या है, तो यहाँ पे देखिए वही कैल्शियम आयन है। अब ये कैल्शियम आयन शेप चेंज हो गया, एक्टिव साइट से एक्सपोज हो गया ऑन द एफ एक्टिन, फाइन। अब यहाँ पे जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज इज एबल टू बाइंड विद द एक्टिव साइट, जो क्रॉस ब्रिज बन रहा था वो बनेगा। यहाँ पे मायोसिन जो होता है क्रॉस ब्रिज ये एबल करता है ताकि वो बाइंड कर सके एक्टिव साइट से इन द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन, मायोसिन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन। एटीपीएस मायोसिन प्रेजेंट है वहाँ पे, एटीपीएस प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है और मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। सो एटीपी ब्रेक डाउन इनटू एडीपी, एटीपी का ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, एडीपी में। एक एनर्जी का यूज किया जा रहा है एंड फॉस्फेट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द हेड। ब्रेक डाउन हो गया एटीपी का एडीपी में और फॉस्फेट में और फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है। गॉट इट, हेड के पास। उसके बाद देखिए ये पूरा डायग्राम है यहाँ पे, ये देखिए ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है ये पूरा, और ये कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म में है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो जो जेड लाइन है वो एकदम रिलैक्स पोजीशन में आराम आराम से फैल फैल के बैठी हुई है, तो यहाँ पे ये जेड जोन है, ये आई बैंड है और ये पूरा ए बैंड है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, सिकुड़ने लग रहे हैं सब, मतलब थोड़ा थोड़ा पास आने लग रहे हैं, श्रिंक करने लग रहे हैं। और जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो और ज़्यादा श्रिंक कर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में श्रिंकेज हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है। गॉट इट, तो ये रिलैक्स्ड, कॉन्ट्रैक्टिंग और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टिंग का पूरा डायग्राम है। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग एज इट इज डायग्राम बनाइएगा, इसमें कोई भी लापरवाही मत करिएगा, बल्कि 2-4 बार खुद से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नॉमेनक्लेचर प्रॉपर करिएगा प्लीज, जेड जोन, आई बैंड एंड ए बैंड का, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए ओके, तो ये सारी जब बाइंडिंग हो गई, नॉर्मली यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एनर्जी रिलीज हो गई और बाइंड कर गया हेड से। अब हेड से बाइंड करने के बाद एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फिलामेंट। किससे बाइंड हुआ, मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड कर लेता है एक्टिन फिलामेंट से। सी जो क्रॉस ब्रिज मूव करता है और कॉज करता है दिस फिलामेंट को टू स्लाइड अलोंग द थिक मायोफिलामेंट। नाउ क्रॉस ब्रिज मूव करता है, मूव करेगा, उसके बाद ये कॉज करता है फिलामेंट को टू स्लाइड अलोंग द थिक मायोफिलामेंट, ताकि वो उधर ही मतलब स्लाइड से
थिक मायोफिलामेंट को कॉज करता है। अब यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ एनर्जी कॉजेज द मायोसिन टू मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जब एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या करेगा, जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसकी वजह से मायोसिन जो होता है वो वापस अपने पोजीशन में आ जाता है, वापस अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। अब फिर एटीपी बाइंड करता है मायोसिन हेड से और कॉज करता है डिसोसिएशन फ्रॉम एक्टिन एंड मसल रिलैक्स। एटीपी फिर बाइंड करेगा मायोसिन के हेड से और कॉज करता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कॉज करेगा फ्रॉम एक्टिन एंड फिर मसल ब्रेक हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, सॉरी ब्रेक नहीं रिलैक्स है। These process continues till calcium are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, masking the actin filament. These cause the relaxation of the मसल। अब इसे यहाँ देखो, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता है टिल जब तक कैल्शियम आयन जो होते हैं ये पंप बैक नहीं हो जाते, वापस बैक नहीं आ जाते टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। अब इसकी वजह से क्या होता है, मास्किंग एक्टिन फिलामेंट, और जो कैल्शियम पोजीशन है वो अपनी जगह पे आ गया सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी पे और मास्क कर देता है एक्टिन फिलामेंट को। इसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाता है मसल्स में। क्लियर, समझ में आई चीज? तो बच्चों ये सारा क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में हो या कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर करेंगे। सो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।